गुड मॉर्निंग बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है असेसमेंट का। असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट प्रोसीजर क्या होता है। असेसमेंट का मतलब होता है निर्धारण करना। ठीक है, तो किस चीज़ का निर्धारण करना है हमें यहाँ पे निर्धारण करना है टैक्स लायबिलिटी का। ठीक है, कि हमारा जो टैक्सेबल पर्सन है उसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी। टैक्स लायबिलिटी के लिए हम उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करेंगे, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी है। ठीक है, उसके बाद इस पर टैक्स रेट कितना है और उस पर हमारा टैक्स लगना। ठीक है, तो ये होता है असेसमेंट प्रोसीजर करना। ठीक है, अभी असेसमेंट का प्रोसीजर क्या होगा, किस प्रक्रिया से हम करेंगे कि सबसे पहले आपका जो असेसमेंट है वो दो तरीके से हो जाएगा, सेल्फ असेसमेंट और दूसरा होता है टैक्सेशन बाय अथॉरिटीज़। सेल्फ असेसमेंट की अगर हम बात करें तो सेल्फ असेसमेंट बाय टैक्स पेयर होता है। टैक्स पेयर खुद ही अपनी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कैलकुलेट करता है कि कितनी है, टैक्स रेट ये है, तो इस टैक्स रेट के हिसाब से इस वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई पर हम कितना टैक्स लगेगा वो सारा। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है 10,000 का सप्लाई करता है और इस पर 5% है, तो 10,000 पे 5% वो करेगा हमारा, तो ये कैलकुलेट किया है उसने अपना टैक्स। तो इस तरीके से सेल्फ असेसमेंट होता है बाय टैक्स पेयर। वो अपनी खुद ही टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट करता है कि कितनी है जिस पर हमारा टैक्स लगेगा और टैक्स कितना लगेगा वो सारा। नेक्स्ट होता है हमारा असेसमेंट अथॉरिटीज़। जो टैक्सेशन अथॉरिटी है वो भी असेसमेंट करती है, लेकिन टैक्सेशन अथॉरिटी जब असेसमेंट करती है तो उसकी असेसमेंट करने के कुछ रूल्स होते हैं। सेल्फ असेसमेंट हो गया। दूसरा देखिए प्रोविजनल असेसमेंट। जो हमारी टैक्स अथॉरिटी है वो क्या करती है, रजिस्टर्ड पर्सन है हमारा, वो किसी वजह से भी अपना टैक्स की वैल्यू और जो रेट है टैक्स का वो निर्धारित करने में आपका एक तरीके से कैपेबल नहीं होता है, तो उस कंडीशन में वो प्रोविजनल असेसमेंट के लिए जो टैक्सेशन अथॉरिटीज़ हैं उनको रिटर्न में रिक्वेस्ट करता है, और ये रिक्वेस्ट जो होती है वो टेम्परेरी बेस पर होती है। ठीक है, तो वो रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके लिए असेसमेंट करे और या फिर प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर पारित करे, और ये हो जाता है जिस दिन वो आपको रिक्वेस्ट करता है उसके विदिन 90 डेज़ आपको ऐसा ऑर्डर देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले यही दिया गया है कि सर्कमस्टांसेस क्या होंगे। अगर वो मूल्य निर्धारित करने में असमर्थ रहता है या टैक्स की रेट निर्धारित करने में असमर्थ रहता है तो वो लिखित रूप से हमारे प्रॉपर ऑफिसर को शिकायत देगा, रिक्वेस्ट करेगा, एक टेम्परेरी आधार पर उसके लिए प्रोविजनल असेसमेंट किया जाए, या फिर वो ये निर्धारित करने में असमर्थ रहता है कि टैक्स की रेट क्या है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोसीजर क्या होगा प्रोविजनल असेसमेंट का। सबसे पहले एसएससी जो है, जो टैक्सेबल पर्सन है, वो रिक्वेस्ट करेगा। उसकी रिक्वेस्ट के बाद प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर पारित होगा, और ये कितने दिन के लिए होगा, विदिन 90 डेज़ ये ऑर्डर आप पारित कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट आएगा एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड एंड सिक्योरिटी ऑफ एसएससी। अब जो प्रॉपर ऑफिसर है वो क्या करेगा, वो आपकी जो सिक्योरिटीज़ हैं, जो बॉन्ड्स हैं, उनको चेक करेगा। ठीक है, उनकी सुरक्षा का निष्पादन करेगा एक तरीके से। नेक्स्ट आएगा कि आपका उसके बाद वो फाइनल असेसमेंट के लिए एक टाइम लिमिट होती है, कि ये टाइम लिमिट कितनी होती है, विदिन 6 मंथ, कि 6 महीने के अंदर आपको फाइनल असेसमेंट के लिए ऑर्डर पारित करना पड़ेगा। और फाइनल असेसमेंट के लिए जब आपका ऑर्डर पारित हो जाएगा तो उस कंडीशन में आपके पास जो ऑर्डर होगा दो तरीके से होगा। पहला, जो आपने टैक्स असेस किया गया है वो प्रोविजनल टैक्स से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, ड्यू डेट से पहले। दूसरा, अगर आपका फाइनल जो टैक्स कैलकुलेट किया गया है वो प्रोविजनल टैक्स से कम है तो उस कंडीशन में आपको टैक्स रिटर्न किया जाएगा। ठीक है, ये तो सर सेकंड पॉइंट प्रोविजनल असेसमेंट का। थर्ड आता है हमारा सिक्योरिटी ऑफ रिटर्न का, कि रिटर्न की समीक्षा की जाएगी। जो आपने रिटर्न दाखिल किए हैं वो रिटर्न में जो आपने इन्फॉर्मेशन दी गई है वो कितनी सही है या कितनी गलत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपके एडमिशन होते हैं फर्स्ट ईयर में तो आपने जो इन्फॉर्मेशन दी होती है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, उसे आपके डॉक्यूमेंट से वेरीफाई किया जाता है, सिक्योरिटी किया जाता है। ठीक है, कि जो आपने दिया है वो सही है या गलत है। तो उसी तरीके से जो हमारा प्रॉपर ऑफिसर है वो रजिस्टर्ड पर्सन जो रिटर्न दाखिल करता है और उसके लिए जो डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, उन डॉक्यूमेंट्स के बेस पर वो ये चेक करता है कि आपका जितने जो रिटर्न भरा है वो सही है या गलत है। अगर वो आपके रिटर्न से सेटिस्फाई होता है तो कोई एक्शन अगर उसमें रिटर्न में किसी भी तरीके का कोई भी गड़बड़ आती है, ठीक है, रिटर्न में अगर किसी भी तरीके से कोई भी गड़बड़ आती है
तो उस कंडीशन में वो क्या करता है, वो आपको एक रिटर्न में इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है, कि आपको एक तरीके से नोटिस देगा, और नोटिस में आप जो रिस्पॉन्स दोगे उस रिस्पॉन्स से अगर वो सेटिस्फाई होता है तो उस कंडीशन में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन अगर जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है उससे या जो आपने रिस्पॉन्स दिया है उससे वो सेटिस्फाई नहीं है तो उस कंडीशन में आपके अगेंस्ट कार्यवाही की जाएगी, या तो आपका ऑडिटिंग का ऑर्डर दिया जाएगा, या एक तरीके से अकाउंटिंग का दिया जाएगा, या आपसे बकाया जो अमाउंट है उसको निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, ठीक है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या होता है? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है जो हमारा रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, वो रिटर्न फाइल करने के लिए नोटिस जो दिया गया था उसमें भी आपका एक तरीके से फेल हो जाता है, तो प्रॉपर ऑफिसर वो जो है वो आपके लिए बेस्ट जजमेंट डिसीज़न ले सकता है, ठीक है। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए 2 पॉइंट हैं कि बेस्ट जजमेंट के लिए आपको 2 भागों में है। फर्स्ट आता है असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न, जिन्होंने रिटर्न दाखिल नहीं किया है उनके लिए, और जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है उनके लिए, ठीक है। तो जिन्होंने रिटर्न दाखिल नहीं किया है उनके लिए 2 कंडीशन है, या तो वो पीरियोडिक रिटर्न में फेल हो गए हों या फिर वो फाइनल रिटर्न में फेल हो गए हों। तो उस कंडीशन में हमारा जो प्रॉपर ऑफिसर होगा वो बेस्ट जजमेंट के लिए डिसीज़न देगा, ठीक है, और आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके पास मटेरियल है, उन सब के बेस पर बेस्ट जजमेंट देगा। टाइम लिमिट कितनी होती है? टाइम लिमिट होता है विदिन 5 ईयर। वो दे सकता है जब भी आप रिटर्न प्रेजेंट करने के लिए योग्य होते हो उसके विदिन 5 ईयर्स वो ऐसा बेस्ट जजमेंट का डिसीज़न दे सकता है जिसके लिए आपने अभी तक पेमेंट नहीं की है। दूसरा, ये जो रजिस्ट्रेशन का जो बेस्ट जजमेंट का जो ऑर्डर है उसको वापस लिया जा सकता है अगर जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो विदिन 30 डेज़ वो आपको टैक्स भी पे कर दे और प्लस में इंटरेस्ट भी देते। सेम इसी तरीके का आपका अनरजिस्टर्ड पर्सन के रिगार्डिंग होगा। रीज़न ये है कि सबसे पहले वो रजिस्ट्रेशन में या तो फेल हो जाता है या उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाता है, तो उस कंडीशन में हमारा प्रॉपर ऑफिसर बेस्ट जजमेंट का डिसीज़न देता है, ऑर्डर देता है एक तरीके से, ठीक है। इसके ऑर्डर देने की भी वही आपके पास टाइम लिमिट है कि विदिन 5 ईयर है, ठीक है। नेक्स्ट, ये ऑर्डर देने से पहले आपको सामने वाली पार्टी से किसी तरीके का एक तरीके से कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, रिटर्न में आप उसको मैसेज दोगे। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट वन, समरी असेसमेंट, ठीक है। समरी असेसमेंट में क्या होता है कि जो प्रॉपर ऑफिसर होता है उसको किसी तरीके का ये प्रूफ मिलता है कि ये जो पर्सन है XYZ पर्सन है या ये जो XYZ सप्लाई है इसके रिगार्डिंग किसी भी तरीके की टैक्स लाइबिलिटी को कैलकुलेट नहीं किया गया है, तो वो अपने जो रेवेन्यू होती है, जो रेवेन्यू है उसके रिगार्डिंग या हमारे रेवेन्यू पर किसी भी तरीके का एडवर्स इम्पैक्ट ना पड़े, वो जो समरी असेसमेंट है उसका ऑर्डर दे सकता है। लेकिन उसके लिए उसको प्रीवियस में रिटर्न में परमिशन लेनी होगी, या तो एडिशनल कमिश्नर की या जॉइंट कमिश्नर की, ठीक है। यहाँ पर किस पर्सन की लायबिलिटी होगी टैक्स पे करने की? अगर कोई टैक्सेबल पर्सन है वो उस चीज़ से रिलेट करता है, ठीक है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन अगर ऐसा पर्सन आपके पास नहीं दिखाई दे रहा है या आपको नहीं पता चल रहा है कि कौन है, तो उस कंडीशन में उस चीज़ का चार्ज उस सप्लाई का चार्ज जिस पर्सन के ऊपर पास है वो पर्सन वहाँ पर टैक्सेबल पर्सन माना जाएगा और आपके टैक्स पे करने के लिए वो ही लायबल होगा। इस ऑर्डर को, असेसमेंट ऑर्डर को, समरी के असेसमेंट ऑर्डर को भी हम विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन विड्रॉ करने के लिए आपके पास क्या है कि जो पर्सन है टैक्सेबल पर्सन, उसने जो रिक्वेस्ट की थी उसके विदिन 30 डेज़ वो आपको इस तरीके से सेटिस्फाई कर देता है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और वो टैक्स पे कर रहा है, तो उस कंडीशन में जॉइंट कमिश्नर या जो आपका एडिशनल जॉइंट कमिश्नर है वो इस ऑर्डर को वापस लेता है अगर उसको लगता है कि ये ऑर्डर गलत है। तो ये हमारा असेसमेंट वाला टॉपिक था, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आता है हमारा असेसमेंट ऑडिट, ठीक है।
अब ये जो पूरे हमने इतने सारे असेसमेंट पढ़े, तो असेसमेंट में जो मेन काम होता है, वो असेसमेंट में मेन काम हमारा क्या होता है? सबसे पहले हम ये देखते हैं हमारी वैल्यू कितनी है, ठीक है, सप्लाई की। उसके बाद इस वैल्यू पे टैक्स रेट कितनी है, उसके बाद इस टैक्स रेट के हिसाब से हमारा टैक्स पेड कितना है, पेबल टैक्स कितना होगा, ठीक है। इसके अलावा जो हम गुड्स परचेज़ करते हैं, उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है, ठीक है। जो हमने सेल किया उस पर कलेक्ट कितना किया, और इसके अलावा जो हमने गवर्नमेंट को पे किया वो कितना था। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं असेसमेंट के तहत। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस असेसमेंट का ऑडिट करवाना है, ठीक है। ऑडिट का मतलब अभी हमने पीछे पढ़ा कि सबसे जो मेन असेसमेंट का वर्क होता है वो क्या होता है, वो होता है सेल्फ असेसमेंट। तो सेल्फ असेसमेंट है जो कि आपके दोनों के सामने वाली पार्टी पर, आपके बिलीफ पर आधारित है, लेकिन सब वो भी ईमानदार नहीं होते, कुछ गड़बड़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ये सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे जो टैक्सेबल पर्सन है वो उन सारे रूल्स का फॉलो कर रहे हैं जो कि हमने जीएसटी लॉ के तहत दिए हैं, तो हम उसके रिगार्डिंग ऑडिट करवाएंगे। ऑडिट का अर्थ है सीजीएसटी एक्ट के तहत, किसी भी कानून के तहत या किसी भी अदर कानून के तहत जो पर्सन रजिस्टर्ड है उसके द्वारा जितने भी प्रेजेंट किए गए रिकॉर्ड हैं, चाहे वो रिटर्न से रिलेटेड हो, चाहे अन्य डॉक्यूमेंट हो, उनकी जांच करना, उनको वेरीफाई करना और ये सत्यापित करना, वेरिफिकेशन करना कि जो आपने चुकाए हैं टैक्स, जो आपने टैक्स रिफ़ंड के लिए क्लेम किया है या जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा उठाया है वो सही है या वो शुद्ध हैं। मतलब एक तरीके से आपके द्वारा जितना भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट किया गया है वो सभी एक तरीके से ट्रू है, उसके रिगार्डिंग आपको जीएसटी में ऑडिट करना है। यहाँ पे दिया भी गया है जीएसटी ऑडिट का मतलब क्या है कि हमें एग्जामाइन करना है रिकॉर्ड को, रिटर्न को, और जो भी डॉक्यूमेंट हमने मेंटेन किए हैं रजिस्टर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी को। पर्पज़ क्या है, हमें करेक्टनेस देखनी है, टर्नओवर जो हमने डिक्लेयर किया था, टैक्स पे किया था, रिफ़ंड किया है, इनपुट टैक्स। इसके अलावा जो हमने सीजीएसटी एक्ट के प्रोविज़न्स हैं उनको अच्छे से पूरा किया है या नहीं। जीएसटी में 3 तरीके के आपको ऑडिट दिए गए हैं। पहला ऑडिट है आपका मैंडेटरी ऑडिट। अगर आपका टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में 2 करोड़ से ज़्यादा है तो आपका ऑडिट करवाना मैंडेटरी है, ठीक है। आप अपने एनुअल जो आप अकाउंट्स बनाते हो, फाइनल अकाउंट्स जो आप बनाते हो, उन फाइनल अकाउंट्स को आप सीए या कोई भी कॉस्ट अकाउंटेंट जो है उससे ऑडिट करवाएंगे, और इस ऑडिट के तहत जो भी रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आएगा वो प्रेजेंट करोगे। दूसरा, ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज़, जनरल ऑडिट। कई बार जो हमारी टैक्स ऑडिट होती है, जो टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं वो भी ऑडिट कर सकती हैं। उसके लिए वो ऑडिट का ऑर्डर पास करेंगी रजिस्टर्ड पर्सन के आदेश के आधार पर। आयुक्त या उसके अधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा सामान्य या विशिष्ट आदेश के आधार पर रजिस्टर्ड पर्सन का ऑडिट कर सकते हैं। प्लेस क्या होगा, जो रजिस्टर्ड पर्सन की बिज़नेस का प्लेस है या उसका ऑफिस जो है, इसके रिगार्डिंग आप कम से कम 15 दिन पहले आप उसको नोटिस दोगे रजिस्टर्ड पर्सन को, और फिर हमारा ऑडिट शुरू होगा। ऑडिट कब से स्टार्ट होगा, सबसे पहले जिस तारीख पर टैक्स अथॉरिटी द्वारा बुलाए गए रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेज पंजीकृत व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, या फिर जो एक्चुअल डेट है अकाउंट्स की ऑडिटिंग स्टार्ट करने की। टाइम लिमिट विदिन 3 मंथ, जो आपकी अकाउंटिंग आपने की है उसके विदिन 3 महीने के अंदर जो है आप अपना ऑडिटिंग का वर्क पूरा करोगे। अगर आपका जो कमिश्नर है वो इस चीज़ से सेटिस्फाई है, ठीक है, तो कि विदिन 3 मंथ्स आप पूरा नहीं कर सकते हैं, तो आप रिटर्न में इसके रीज़न दे सकते हैं और वो इसको 6 महीने तक इंक्रीज़ कर सकता है टाइम लिमिट को। लास्ट वन आता है हमारे पास रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर होंगे, तो डॉक्यूमेंट आपको दिया गया है रजिस्टर्ड पर्सन के अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स, ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे आपको हेल्प मिलेगी ऑडिटिंग का काम टाइम पे पूरा करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो हमारा ऑडिटर है उसने जो इन्फॉर्मेशन दी है अपने ऑडिटिंग के बाद में, उसके बारे में आप इन्फॉर्म करोगे।
एंड लास्ट वन, जो प्रॉपर ऑफिसर है वो अगर उसको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो अगेंस्ट होती है तो वो उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं कि आपका ने कर का भुगतान नहीं किया है या कम किया है तो आप भुगतान करें। अगर आपने ज़्यादा रिफ़ंड लिया है तो उसको वापस करें। इसके अलावा अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से उपयोग किया है तो उसको भी आप दिखाएं। तो ये 2 थे। थर्ड वन आता है हमारा स्पेशल ऑडिट। ये स्पेशल ऑडिट किसी स्पेशल सर्कमस्टांसिस में किया जाता है जब भी हमारे जो प्रॉपर अथॉरिटी होते हैं, जिसमें कि हमारे यहाँ पे दिया है जॉइंट, जो हमारा एडिशनल जॉइंट अकाउंट है उसे नीचे नहीं होना चाहिए। आपको ये पता चलता है कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है उसमें टर्नओवर का जो वैल्यू है वो अच्छे से घोषित नहीं किया गया है, या जो क्रेडिट लिया गया है वो अंडर लिमिट्स नहीं है। तो हमारा जो प्रॉपर ऑफिसर है वो कमिश्नर की प्रीवियस एक तरीके से परमिशन के साथ उस पंजीकृत व्यक्ति की अकाउंट्स की ऑडिटिंग कर सकता है। इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए हम एक ऐसे पर्सन को, जो पर्सन करता है क्या करता है, स्पेशल ऑडिट कंडक्ट करता है, उसके लिए हम या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को लेंगे या कॉस्ट अकाउंटेंट को लेंगे। और वो पर्सन कौन होगा, जिसे हमारा जो कमिश्नर है वो रिकमेंड करेगा। इसके बाद विदिन 90 डेज़ हमें अपना ये ऑडिटिंग है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। और आप अपनी जो रिपोर्ट है, जो आपका ऑडिटर है, चाहे वो अकाउंटेंट है या कॉस्ट अकाउंटेंट है, वो रिपोर्ट जमा करेगा और जो हमारा सहायक आयुक्त है उसके हस्ताक्षर करेगा और ये हमारी वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है। इसमें आप उन सभी स्टेटमेंट के बारे में लिख सकते हो जिनका आपने एक तरीके से ये अकाउंट ऑडिट किया है। ठीक है। इस डेट को हम बढ़ा सकते हैं 90 डेज़ को, अगर हमारे कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर जो होते हैं वो इस चीज़ से एग्री करते हैं। नेक्स्ट लास्ट वन आएगा हमारा एक्शन, जो कि प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा लिया जाएगा। अगर प्रॉपर ऑफिसर को ये पता चलता है आफ्टर ऑडिटिंग कि आपने टैक्स पेमेंट नहीं किया है, या आपने कम पेमेंट किया है, या आपने रिफ़ंड ज़्यादा लिया है, या आपने आईटीसी को गलत तरीके से यूज़ किया है, तो उस कंडीशन में प्रॉपर ऑफिसर सेक्शन 73 और 74 के तहत एक्शन ले सकता है। ठीक है। तो ये जो था हमारा आज का जो टॉपिक था असेसमेंट वाला, ये इतना ही था। और इसी के साथ हमारा ये जो असेसमेंट वाला और रिटर्न वाला जो चैप्टर होता है ये कंप्लीट होता है। इसके जितने भी आपके पीछे छोटे क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं, और उसके साथ साथ जितने भी मैंने करवाया है पूरा चैप्टर आप एक बार रिवाइज़ करोगे। और अगर किसी भी तरीके का आपको डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर लेना व्हाट्सएप पर, या आप किसी भी तरीके से ऑनलाइन क्लास में आप अपने डाउट्स ले लेना। ओके बेटा, थैंक यू।